सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले, साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग प्रतिदिन बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक का अध्ययन करते हैं। आज की कक्षा में बृहत्पराशर होरा शास्त्र के 145 पृष्ठ के 20वें श्लोक एवं 21वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। यहाँ कर्क लग्न में के शुभ एवं अशुभ ग्रहों के बारे में बतलाया गया है। तो जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिस लग्न का अध्ययन करते हैं उस लग्न के बारे में कुछ विशेष रूप से जातक के स्वभाव के बारे में भी हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा जा रहा है कि कर्क लग्न के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इस पुस्तक की बात को पढ़ लें, फिर अपने अनुभव के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कर्क लग्न वाले को शुक्र बुध पाप फल देने वाले पुस्तक में लिखा गया। तो इसको हम लोग कुंडली में कैसे समझें? यहाँ पर लिख दिया गया कि शुक्र एवं बुध पाप फल देने वाले होते हैं कर्क लग्न के लिए। तो अब बुध एवं शुक्र को देखिए। बुध देव जो हैं द्वादशेश एवं तृतीयेश हैं। बुध देव द्वादशेश एवं तृतीयेश हैं। तो 12वें भाव के स्वामी किस प्रकार का फल देते हैं? हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि 12वें भाव में यदि कोई एक ही राशि, यदि किसी ग्रह की राशि हो और उनकी 2 राशियां हो, तो दूसरी राशि जहां पर होता है वहां के जैसे वह अधिकांश फल दे देते हैं। तो बुध देव की दूसरी राशि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते, पाप फल देते हैं, अतः यह बुरे फलदाता हो गए। दूसरा, यहाँ पर शुक्रदेव को देखा जाए, यह केंद्र भाव के स्वामी भी हैं और 11वें भाव के भी स्वामी हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र अपने आप में ज्योतिष शास्त्रों में एक महान ग्रंथ है। हम सबों को प्रतिदिन कम से कम बृहत्पराशर होरा शास्त्र के एक श्लोक को अवश्य पढ़ना चाहिए और उसका चिंतन मनन करना चाहिए। हम लोगों ने इसी पुस्तक में के सहारे पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि 11वें भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते हैं, बुरे फल देते हैं। अब यह भावेशों के आधार पर 11वें भाव के स्वामी होने के कारण बुरे फलदाता हो गए। दूसरा, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है वह केंद्र भाव में है। तो यह भी हम लोगों ने इसी पुस्तक के सहारे यह पढ़ा है कि यदि कोई शुभाग्रह की राशि, यदि किसी शुभाग्रह की राशि केंद्र में होता है तो अपने शुभ गुणों को भूल जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव नैसर्गिक शुभाग्रह तो हैं, परंतु ये इनकी केंद्र में राशि होने के कारण ये अपने शुभ गुणों को भूल गए, अपने शुभ गुणों को भूल गए और पाप गुण और इनमें आ ही गया। इसलिए शुक्र एवं बुध देव कर्क लग्न के कुंडली में बुरे फलदाता हो गए। अब इसके बाद में आगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र में क्या कहा जा रहा है? भौम यानी कि मंगल, गुरु, चंद्रमा शुभ फल देने वाले हैं। भौम, गुरु एवं चंद्रमा शुभ फल देने वाले हैं। तो क्यों? कुंडली में पर हम लोग समझने का प्रयास करें। पहले मंगल, अब मंगल को देखा जाए। मंगल देव इस कर्क लग्न की कुंडली में 10वें भाव के भी स्वामी है, 5वें भाव के भी स्वामी है। हम सबों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है कि जो ग्रह 5वें एवं 9वें भाव के स्वामी होते हैं, चाहे वह पापग्रह ही क्यों ना हो, शुभ फल देते हैं। पापग्रह ही क्यों ना हो, शुभ फल देते हैं। और दूसरा बात हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि यदि केंद्र भाव में किसी पापग्रह की राशि होती है तो वो अपने पाप गुण को भूल जाते हैं। तो यहाँ नैसर्गिक पापग्रह हैं, परंतु अपने पाप गुणों को भूल गए, अपने पाप गुणों को भूल गए और यहाँ पर शुभ गुणों का विकास हो गया। अतः मंगल देव क्या हो गए? सुफल प्रदाता। मंगल देव शुभ प्रदान। चंद्रमा लग्नेश है, लग्नेश सदैव सुफल देते हैं, अतः चंद्रमा सुफल दाता हुए। देव गुरु बृहस्पति
के बारे में यहाँ पर जो पुस्तक में बतलाया जा रहा है कि भौम गुरु एवं चंद्रमा। तो चंद्रमा की चर्चा हम लोगों ने कर लिया, मंगल का कर लिया, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सुफल देने वाले होते हैं, ऐसा पुस्तक में लिखा गया। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में ऐसा देखा जाता है और नहीं भी। तो ऐसा कब देखा जाता है और ऐसा नहीं क्यों देखा जाता है, इसको हम सबों को समझना होगा। ये कब अच्छे फल देंगे, कब बुरे फल देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, जिसमें एक मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है और इनकी दूसरी राशि भाग्य भाव में। तो यह अशुभ भाव है, तो अशुभ फल देना भी इनका गुण हो गया और शुभ फल भी देना गुण। यदि ये किसी अशुभ भाव के स्वामी के साथ में होंगे तो थोड़ा अशुभ फल दे देंगे, अशुभ फल प्रदाता ग्रह के साथ में होंगे तो अशुभ फल दे देंगे। या व्यक्ति की दिनचर्या, छठा भाव दिनचर्या का भी होता है। यदि व्यक्ति अपना दिनचर्या खराब करे, अच्छे दिनचर्या का जो एक नियमित जो नियम होता है, दिनचर्या गड़बड़ रहे, तो फिर देवगुरु बृहस्पति भी गड़बड़ फल ही देंगे। व्यक्ति का दिनचर्या अच्छा हो, व्यक्ति अनुशासन, छठा भाव अनुशासन का भी होता है। यदि व्यक्ति अपने अनुशासन, अपने नियमों पर चले, जो व्यक्ति काम कर रहा है उस कार्य के जो नियम होते हैं, अगर उस नियम पे चले तो देवगुरु बृहस्पति भी शुभ फल देते हैं। अगर अपने कर्तव्यों पर, अपने अनुशासन पर सही ढंग से अमल न करे तो देवगुरु बृहस्पति कभी कभी बुरे फल भी दे देते हैं। हम सबों ने व्यवहारिकता में यह देखा है कि कर्क लग्न वाले वैसे सामान्यतः अनुशासन प्रिय होते हैं। कर्क लग्न वाले वैसे सामान्यतः अनुशासन प्रिय होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर और लिखा जा रहा है, केवल भौम ही राजयोग कारक होता है। अन्य ग्रह सहयोगी हो सकते हैं, अन्य ग्रह सहयोगी हो सकते हैं, और भौम ही केवल राजयोग कारक है। तो यहाँ पर देखा जाए कोई भी ऐसी ग्रह नहीं है जो खराब ना हो कर्क लग्न की कुंडली में। केवल एक मंगल ही है ऐसे ग्रह हैं जो केंद्र भाव के भी स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं। मंगल की अशुभता समाप्त हो गई, शुभ गुणों का विकास हो गया। लेकिन अगर सबसे अच्छे ग्रह देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो छठे भाव के स्वामी होने के कारण दूषित हो गए। बुध देव तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण खराब हो गए। शुक्र देव केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण इनकी शुभता समाप्त हो गई। चंद्रमा स्वतंत्र ग्रह ना होता है। चंद्रमा जिसके सानिध्य में होता है, मन है। चंद्रमा क्या है? मन है, भावना है, अपनापन है। या जिस ग्रह के साथ में होता है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ ही जाता है। शनि की बात की जाए तो यहाँ पे शनि देव मार्केश भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि शनिदेव मुख्य मार्केश, जैसा कि पुस्तक में भी लिखा गया है। अन्य ग्रह शास्त्र के अनुसार फल देते हैं। अब अन्य ग्रहों में बच कौन से गए? तो हम लोगों ने चंद्रमा की बात कर ली, मंगल की बात कर ली, गुरु की बात कर ली, शनि की बात हो गई, केवल सूर्यदेव बच गए। तो सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं। यदि किसी भी ग्रह का, चाहे वह चंद्रमा हो या सूर्य हो, मिथुन लग्न में चंद्रमा, कर्क लग्न में सूर्य देव, ऐसे ग्रह हैं जिनकी एक ही राशियां हैं, तो कुंडली के हिसाब से जिस यह भाव में होते हैं, जिस भाव में अवस्थित होते हैं या जिस ग्रह से युक्त दृष्ट होते हैं, उनके अनुरूप फल देते हैं दूसरे भाव के स्वामी। तो सूर्यदेव जिस ग्रह के साथ में होंगे उसके साहचर्य के अनुसार यह तो हुआ भावेशों के आधार पर ग्रहों की शुभता एवं अशुभता की बातें। अब हम लोग चलते हैं कुछ अन्य बातों पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का भी लिंक दे दिया है, वहां से भी शामिल आप हो सकते हैं।
अब कर्क लग्न की बात की जाए तो भावेशों के आधार पर तो हम लोगों ने समझा, भावेशों के आधार पर हम लोगों ने समझ समझा लिया, या भावेशों के गुण धर्मों के आधार पर कुछ समझना बाकी रह गया? नहीं रहा। अब एक बार और 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं कि कर्क लग्न में सूर्यदेव क्या क्या फल दे सकते हैं, सूर्यदेव से किन किन बातों की विचार की जा सकती है। तो हम लोगों ने एक ही नियम है कुंडली फलादेश का, चाहे लग्न कोई भी हो, लग्न कोई भी क्यों ना हो, नियम एक ही होता है। ग्रहगण अपने नैसर्गिक कारकत्वों का तो दायित्व निभाते ही हैं, साथ में जिस भाव के वो स्वामी रहते हैं उसके भी कारकत्वों को निभाना पड़ता है। दूसरा भाव धन संचय का है, तो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्यदेव जितने अच्छे होंगे उतना ही धन संचय उसका अच्छा होगा, उसके कुटुंबी जन अच्छे होंगे, वाणी अच्छे होंगे। सूर्य तेज के भी कारक हैं, सूर्य यश प्रतिष्ठा के भी कारक है, पिता के भी कारक है, उनका भी विचार। सूर्यदेव दूसरे भाव के भी स्वामी है, यदि स्वामी ना भी होते तो भी दाहिने आंख के कारक। यहाँ पर सूर्यदेव मार्केश का भी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसी पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व की कक्षा में कि चंद्र भानु विनाश सर्वे, यानी कि चंद्रमा एवं भानु यानी कि सूर्य, सूर्य एवं चंद्रमा मारक ग्रह का काम नहीं करते। तो यदि अकेले होंगे, कहीं किसी भाव में बैठे होंगे, सुभग्रह से युद्ध दृष्ट होंगे तो मार्केश का काम ना करेंगे। लेकिन यदि कुंडली के अशुभ भाव के साथ स्वामी के साथ में होंगे या अशुभ भाव के स्वामी से दृष्ट होंगे तो मार्केश का भी भूमिका निभा सकते हैं। तो सूर्यदेव की बात रही, चंद्रमा यहाँ लग्नेश है, तो चंद्रमा वैसे माता मन का तो कारक है ही, साथ में जो लग्नेश होता है वह मनोबल का भी कारक होता है, आत्मबल का कारक होता है। जो लग्नेश होता है वह शारीरिक सौंदर्य का भी कारक होता है, जो लग्नेश होता है स्वास्थ्य का भी कारक होता है, विवेक का कारक होता है, गौरव का कारक होता है, आयु का कारक होता है, इन सब भी। अब मंगल की बात की जाए तो मंगल देव यहाँ पर पंचमेश एवं दशमेश भी है। मंगल के जो नैसर्गिक कारकत्व है, मंगल का जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो पराक्रम उत्साह, छोटे भाई छोटे सहोदर छोटे बहन इत्यादि का वो तो है ही, साथ में 10वां भाव क्या है। हालांकि हम जो ही बात बोल रहे हैं वह दोनों ही भाव पर लागू होता है, 10वां एवं तीसरा दोनों पर। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ 10वें भाव से भी देखा जाता है, तीसरे से। आप यानी काम कैसा कर रहे हैं, काम में उत्साह है कि नहीं, 10वां भाव। और पूरे ऊर्जा उत्साह के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम, तीसरा भाव। तो पुरुषार्थ का जो समन्वय होता है दोनों तीसरे एवं 10वें दोनों से हो जाता है। चलिए, पंचम भाव के स्वामी होने के कारण संतान, 10वें भाव के स्वामी होने के कारण पिता, 10वें भाव के स्वामी होने के कारण राज्य, व्यवसाय, कर्म, वैभव, अधिकार, प्रभुता, प्रतिष्ठा। 10वें भाव से हवाई यात्रा भी देखी जाती है। इन सबों का विचार भी मंगल देव से किया जाए। बुधदेव तीसरे एवं 12वें भाव के स्वामी हैं। बुधदेव से ज्ञान की चर्चा की जाती है, विवेकशीलता की जाती है, तो ज्ञान विवेकशीलता तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में तीसरा भाव साहस का है, धैर्य का है, शक्ति का है, छोटे सहोदरों का है, उसका भी विचार बुध से किया जाएगा। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण हानि, दंड, अपमान, अलगाव, खर्चा इत्यादि। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव के भी गुण धर्मों के कारक, साथ में ये जो नैसर्गिक कारक जिस विषय वस्तुओं के हैं वो ही दोनों ही हो जाता है। यह सभी लग्नों की कुंडलियों पर यह लागू नियम
होता है। अब हम आप लोगों से यह जानना चाहेंगे, आप लोगों में से कोई भी सदस्य बोले कि देवगुरु बृहस्पति से कर्क लग्न की कुंडली में क्या क्या विचार किया जाएगा। आप लोग भी कुछ बोले तब तो अच्छा लगेगा। मूल त्रिकोण और राशि तो छठे में है गुरु जी। हाँ जी। तो और भाग्य भाव के स्वामी हैं। हाँ जी। देखिए धर्म का विचार किया जाएगा। हाँ जी बोला जाए, पहले आप बोले तब फिर आरती जी बोलेंगी। धर्म का विचार किया जाएगा गुरु जी। धर्म का। अच्छा आरती जी आप बोले। जी प्रणाम सर। अच्छा सर चूंकि अष्टम है तो अष्टम मूल त्रिकोण हो गए, तो हम यहाँ अष्टम में छठे भाव में मूल त्रिकोण, छठे भाव में सर गलती से मूल त्रिकोण की राशि पढ़ रहे हैं, तो गुरुदेव हमारे ज्ञान हमारे अंदर कितना है उसके अंदर कंपटीशन का भावना लाएंगे, और उस पे हमारा परीक्षा हो सकती है, और इसी के दौरान भाग्य भी हमारा उदय होगा। हम अपने बच्चों से आप सबों को बच्चों को शत्रुओं से रक्षा करेंगे। हाँ शत्रु का भी विचार किया पहले हम अपने शत्रुओं में दोहराते हैं। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का नैसर्गिक कारकत्व तो संतान का है, वह तो रहेगा ही, ज्ञान का है वह रहेगा ही, धार्मिकता है वह रहेगा ही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जितने शुभ होंगे व्यक्ति के अंतरात्मा में धार्मिकता, अपनापन, पारदर्शिता उतनी अच्छी होगी। ये तो है ही। साथ में छठे भाव के स्वामी होने के कारण रोग, शत्रु, बुरे कार्य, संघर्ष छठा भाव परिश्रम का भी है, उसके भी ये नवम भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य के भी, वैसे भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, नवम भाव के स्वामी होने के कारण भी भाग्य के कारक होगा। धर्म, यश, भक्ति, तीर्थयात्रा, आस्तिकता, उन्नति इत्यादि कारक होगा। अब शुक्रदेव की चर्चा करते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर 11वें एवं चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव के वाहन इत्यादि के कारक तो शुक्रदेव है ही। शुक्रदेव अभिलाषा का पूर्ति करेंगे। हाँ। जी यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी होने के कारण, अगर चौथे भाव के स्वामी न भी होते तब भी वाहन के कारक तो किसी भी लग्नों में शुक्रदेव ही माने जाते हैं, वह स्थायी कारक है। इसमें विशेष रूप से हो गए, दोनों ही उनका दायित्व हो गया। तो वाहन, मातृभूमि, माता, भू संपत्ति कितना होगा, भवन, जन संपर्क, सुख शांति 11वें भाव के स्वामी होने के कारण आय, लाभ, अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति इत्यादि। शनि की बात की जाए तो शनिदेव यहाँ पर सप्तमेश एवं दशमेश हैं। शनिदेव वैसे दैनिक कार्यों के भी कारक हैं, शनिदेव आयु के कारक हैं, शनिदेव पुरातत्व के कारक हैं इत्यादि। जो अस्थाई है, दुखों के भी कारक है, शनि सेवक बने जाते हैं। इस कुंडली में कर्क लग्न में यहाँ पर सप्तमेश एवं अष्टमेश होने के कारण जीवन साथी के कारक दैनिक, 7वें भाव के स्वामी से दैनिक, 7वें भाव से दैनिक व्यवसाय देखा जाता है, दैनिक व्यवसाय, साझेदारी। शनि संकटों के, दुखों के कारक है, दुख, संकट। 7वां भाव मार्केश है तो मार्कत। 8वां भाव आयु का है तो जीवन सत्य। क्या हम यहाँ ये लगा सकते हैं कि भौगोलिक या खगोलीय ज्ञान में अपना समय व्यतीत करना? हाँ यह भी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 8वां भाव अनुसंधान का ही तो है। वहां के स्वामी बने तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। किसी भी क्षेत्र में गूढ़ तथ्यों तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो खगोलीय हुआ चाहे किसी में हो, तो वह वहां तक जानने के प्रयास करना क्या हुआ,
वह तो गुरु तत्वों रहस्यों को जानने की समझने की इच्छा जागृत हुई। अगर यही 11 नंबर की राशि हो, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हो, गुरुदेव के द्वारा देखे जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? तब तो ज्योतिष के प्रति भी, गणित के प्रति भी, मैथ साइंस के प्रति भी रुझान हो सकता है। मंगल अगर स्वराशि के पंचम भाव में बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? तो व्यक्ति तो इंजीनियर मास्टर माइंड होगा। ऐसे हो सकता है कि व्यक्ति डॉक्टर भी हो जाए, सर्जन। तो भूगर्भ शास्त्र को कैसे देखें? जमीन के नीचे भूगोलीय भूगर्भ वही हो गया अंदर। अब हम लोग चलते हैं कुछ कर्क लग्न के जातकों के कुछ गुण धर्मों की विशेषता पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हो सकती है, इनकी विशेषताएं क्या होगी? तो हम लोगों ने जिस प्रकार पूर्व की कक्षा में पढ़ा एवं समझने का प्रयास किया, ठीक उसी नियमों के सहारे यहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आज की कक्षा में कर्क लग्न के कोई व्यक्ति हैं? जी चलिए ठीक है। तो सबसे पहला बात कि जो लग्न होता है वह हमारा मुख्य रूप से शरीर ही है। लग्न जो है मुख्य रूप से शरीर है। बाद बाकी कुंडली के जितने भाव है वह शरीर के अंग है। वह क्या है? तो चंद्रमा कोमल ग्रह है। अलग से देखने में जो कर्क लग्न के जातक होते हैं, अलग से देखने में कोमल होते हैं, अंदर से देखने में अलग से देखने में कोमल दिखते हैं, कोमल होते हैं जी। हाँ। और ये थोड़ा कद मीडियम ही होता है और शरीर थोड़ा मांसल होता है। शरीर मांसल होता है। भले शारीरिक रूप से कमजोर हो, कितना भी दिन बीमार रहेगा, लेकिन ऐसे जो है किसी दूसरे लग्न के व्यक्ति को देखेंगे कि गाल पीछे गया, आंखें भीतर धस गई, शरीर का हड्डी दिखलाई दे रहा है, भले वह दुबला हो जाएगा लेकिन बाहर से मांस दिखलाई दे, फूला हुआ दे जी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, जिसको हम लोग ज्योतिष शास्त्रों में क्या कहते हैं? चंद्रमा की कला कहते हैं ना जी। जी तो तिथियों के हिसाब से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, कभी तेज प्रकाश, कभी कुछ नहीं, कभी बिल्कुल अंधेरा, ठीक उसी प्रकार इस व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन, कभी सुख दुख आता जाता रहता है। कभी खूब सुख होगा और कभी परिवर्तन, जी कभी खूब साहसी भी हो सकता है, कभी डर भी जाएगा। यानी कि जी। एक महीने में तो सभी गुण धर्म इसके दिख ही जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और एक महीने में कुंडली के सभी भावों में भ्रमण कर ही लेता है। इसका पूरा महीना कैसे कब किस प्रकार व्यतीत हो पता नहीं चलता। जी एकदम होता है जी। ये राशि जो है जल तत्व की राशि है, चंद्रमा भी जल तत्व का है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा ठंडी से परहेज रखना चाहिए, नहीं तो कर्क लग्न वाले जातक का जो है बड़ा जल्दी जल से संबंधित, फेफड़ा से संबंधित, यानी कि कफ से संबंधित बीमारियां जी होती है। मन बड़ा शौकीन होता है, मन बड़ा शौकीन होता है। अगर चंद्रमा पर शनि राहु का प्रभाव हो जाए एवं दूसरे भाव से संबंध बना ले तो यह अच्छा नहीं होता। हम ऐसे कह सकते हैं कि मादक पदार्थों के तरफ इनका थोड़ा रुझान हो सकता है। स्मरण शक्ति काफी होती है, क्योंकि बुध देव की मूल त्रिकोण राशि संचार भाव में ही पड़ता है और संचार भाव के स्वामी बुध देव हैं। पराक्रम उत्साह भाव के स्वामी बुध देव हैं और बुध को गुरु क्या मानता है? शत्रु मानता है ना। जी तो
तो यहाँ पर विवेकहीनता आ जाती है। तीसरे भाव के लिए कर्क लग्न वालों को विवेकहीनता आ जाती है। अगर चंद्रमा अच्छा न हो तो व्यक्ति को शीघ्र आवेश भी आ सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम न करना चाहिए, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए, वह भी हो जाता है व्यक्ति से, क्योंकि समुद्र में तो ज्वार भाटा आता है ना जी। ठीक उसी प्रकार इनके मन में भी आता जाता है। सूर्य देव की राशि दूसरे भाव में है, दसम भाव में मंगल की राशि है, पंचम भाव में भी मंगल की राशि है, नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति की राशि है, जो इनके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए यह संचयी स्वभाव को बनाते हैं। चंद्रमा की मजबूती सूर्य से ही मिलता है। चंद्रमा में प्रखरता, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की प्रज्वलता, ये सब कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है ना। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा जब सूर्य के सानिध्यता पाता है तो सूर्य के सामने अपना आत्मसमर्पण भी कर देता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति सूर्य के प्रति समर्पण, यानी कि सूर्य का दूसरा भाव धन भाव है, संचय भाव है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्क लग्न के जातक संचयी स्वभाव के होते हैं और उस पर वह अमल भी करते हैं, ये दिखावा नहीं करते। जी। जातक चंद्रमा जो है भावुक राशि है, भले ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति भावुक भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए कि मंगल देव दशमेश एवं पंचमेश हैं, जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इनके बुद्धि, इनके कर्म में मंगल देव की राशि है। मंगल देव अग्नि तत्व के होने के कारण हमें से आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं, पीछे नहीं मुड़ना चाहते। इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्क लग्न के जातक हमें से आगे बढ़ते रहने के लिए प्रयत्न भी करते हैं और इच्छा भी मन में रहती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति के खष्टेश होने के कारण यहाँ पर अपने प्रतिद्वंदियों से, और चंद्रमा स्वयं लग्नेश होने भावुक ग्रह, इनके प्रतिद्वंदी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हो जाने से इन प्रतिद्वंदियों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। कभी कभी प्रतिद्वंदियों को इतना आदर देते हैं कि जिसके कारण इनका फल इनको जल्दी नहीं मिलता, यानी कि इनको फल मिलने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति है, थोड़ा साइड होने जगह दे दो जी। तो थोड़ा परिश्रम का फल दे। कर्क लग्न, देख कर्क लग्न चंद्रमा स्त्री राशि, चौथा भाव शुक्रदेव की स्त्री राशि, इच्छा भाव में शुक्रदेव की 2 नंबर की राशि है भी इच्छा। तो मन, व्यक्ति एवं उसकी इच्छा तीनों ही यहाँ पर स्त्री राशि हो गया। स्त्रियों को सजावट में बड़ा मन लगता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक सलीके से कोई काम करना या अपने वस्तुओं को सजा के रखना, सही ढंग से रखना। जी। मंगल की मूल त्रिकोण राशि दशम भाव में होने के कारण इन्हें ईमानदारी को दर्शाता है, और छठे भाव में बुध देवगुरु बृहस्पति की भी राशि ईमानदारी को भी दर्शाता है। इनसे पक्षपात नहीं होता, क्योंकि छठा भाव पक्षपात का भी है, शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर जिरह न्याय की भी बात होती है। न्यायालय में वकील जो लोग जिरह करते हैं वह कहाँ से करते हैं? छठे भाव, छठे भाव से। जी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि है। हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति पक्षपात जल्दी नहीं कर सकता, परंतु यहाँ पर दाम्पत्य सुख पूरा नहीं मिलता। दाम्पत्य सुख अलग बात है, दाम्पत्य जीवन अलग बात, जीवन किस प्रकार बीतेगा यह अलग बात है। दाम्पत्य सुख के लिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल, शुक्र, इन तीनों की आवश्यकता होती है। शुक्रदेव पाप फलदाता हो गए,
मंगल की नीच राशि लग्न में, देव गुरु बृहस्पति की नीच राशि सप्तम भाव में। जी। मंगल की नीच राशि लग्न में, देव गुरु बृहस्पति की नीच राशि सप्तम भाव में, एवं शुक्रदेव पाप फलदाता हो गए। अगर स्थितियां ठीक है तो ठीक है, नहीं तो वास्तविक सुखों से थोड़ा अलग करता है। हाँ, अब ग्रह योग के आधार पर जीवन में आपस में प्रेम होगा या नहीं होगा, यह अलग विषय वस्तु है। उसके लिए ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, देखना होगा। जी। देखना पड़ता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि दाम्पत्य जीवन खराब होता है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो अच्छा सकता हो सकता है। जी। है। दाम्पत्य जीवन को आज के जमाने में देखने के लिए लोगों का मापदंड बदल गया है, हम सबों को नहीं बदलना चाहिए। आपसी प्रेम दाम्पत्य जीवन का मापदंड होना चाहिए, आपसी प्रेम होता है। प्रेम ही मापदंड होना चाहिए दाम्पत्य जीवन का, अन्य दूसरा कोई नहीं। कर्क लग्न, कर्क राशि चर राशि है। यह घूमने घुमाने का शौकीन बनाता है, एक जगह मन नहीं लगेगा। कर्क लग्न के जातकों को अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, शनि से दृष्टि वगैरह हो जाए, तो मन में घबराहट। चंद्रमा की नीच राशि पंचम भाव में है, चंद्रमा खराब हो जाएगा तो अपने नीच राशि का फल जरूर दे देगा, तो पेट का भाव है, अपच वगैरह होने की संभावना। चंद्रमा मन का भी कारक है, मन की स्थिरता भी देखी जाती है। अगर चौथा भाव भी खराब हो जाए, शुक्र भी खराब हो जाए, जो चौथे भाव में शुक्र की राशि है, चंद्रमा लग्ने से मन के भी कारक हैं। यदि लग्न और चौथा भाव दोनों ही पाप पीड़ित हो जाए, या चौथे भाव के स्वामी अस्त हो जाए, नीच के हो जाए, तो मानसिक समस्या भी हो सकती है। होने की संभावना है भविष्य। जी। अब हम लोग इनके कुछ विशेषता की बात करते हैं। ये तो खैर चारित्रिक गुण हो गया, और भी कुछ हम लोग चर्चा कर सकते हैं। चंद्रमा ममता प्रधान ग्रह है, यह जिस ग्रह के साथ होता है उसका प्रभाव कुछ न कुछ इस पर पड़ता ही पड़ता है। शारीरिक बनावट को तो राशियों के हिसाब से एवं राशि के स्वामी के आधार पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। भाई कर्क राशि है, इसके चंद्रमा स्वामी है तो मध्यम कर, भरा पूरा चेहरा, मांसल बदन, थोड़ा गोरा बदन, लंबा हाथ, लंबा चेहरा, चौड़ा छाती, कमजोर पाचन शक्ति अगर चंद्रमा खराब हो जाए। व्यक्ति संवेदनशील हो सकता है क्योंकि चंद्रमा की राशि है, आत्मविश्वास भी होगा, बुद्धिमान होगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा करेगा, कल्पनाशील होगा, परिवार से जुड़े रहने वाला व्यक्ति होगा, इत्यादि ढेर सारी बातें। अगर यही चंद्रमा खराब हो जाए, कुंडली में नीचे हो जाए, पापग्रह से युक्त दृष्टि हो जाए, अंशात्मक मान से कमजोर हो जाए, छीन हो जाए, चंद्रमा कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति में कुछ अलग प्रकार के गुण धर्मों का विकास हो जाता है। जैसे शर्मिला ज्यादा होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी, मन सदैव अशांत रहेगा, घबराहट मन में बनती रहेगी, और लगने से ही कमजोर हो जाए तो अपने जीवन साथी के अधीन रहने वाला, अत्यधिक भावुक, अत्यधिक संवेदनशील, अपने आप पर तरस खाने वाला, भोला भाला सा, हमेशा खुश नहीं रहेगा, दुखी रहेगा, मनमौजी काम करना चाहेगा,
थोड़ा स्वार्थ ही ज्यादा हो जाएगा, ऐसी बातें हो सकती। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में चंद्रमा से संबंधित यानी कर्क राशि से संबंधित बहुत सी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया। समय अभी भी है, एक आधे कुछ हम लोग और चीज पढ़ लें। ऐसा देखा जाता है, अनुभव में आया है, जो कर्क लग्न वाले होते हैं किसी खास विषय वस्तु पर मन बना लेते हैं तो बार बार उसी के पीछे सोचते रहते हैं। खास करके हाँ, एक ही बात को बार बार सोचते हैं। जी एक और गुण पाया जाता है, जो कर्क लग्न वाले होते हैं अपने परिवार से जुड़ा रहना चाहते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं अंदर झांक के देखते हैं तो उनको जीवन में निजी खुशी बहुत कम ही मिलता है। कर्क लग्न में शुक्रदेव बड़े अच्छे फल देते हैं यदि छठे या 12वें भाव में, छठे या 12वें भाव के शुक्रदेव यह बहुत अच्छा योग देते हैं, जीवन को सुखी भी बनाते हैं, आय इत्यादि के लिए भी अच्छे योग बनाते हैं। कर्क लग्न में चंद्रमा हो उससे अच्छा 7वें भाव का चंद्रमा होता है। लग्न में चंद्रमा हो उससे अच्छा 7वें भाव का चंद्रमा। कर्क लग्न में सबसे अच्छा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 9वें भाव में होता है। देवगुरु बृहस्पति का स्थिति 9वें भाव में सबसे अच्छा होता है। यदि 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो यह ज्यादा फल कहाँ का देंगे? 9वें भाव का ही देंगे। भाव का ही, जी जी। और चंद्रमा यहाँ होंगे तो एक अच्छे प्रकार का योग का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा भी देव लग्न को देखा एवं गुरु भी लग्न को देखा, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो बहुत ही अच्छी बात है, योग बन रहा है। जी हाँ, यह देवगुरु बृहस्पति के उच्च की दृष्टि लग्न पर पड़ने, चंद्रमा की स्वराशि की दृष्टि बढ़ने से लग्न तो अच्छा हुआ ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं तो यहाँ अलग हो गए, यहाँ जहाँ बैठ गए वहां का फल थोड़ा ज्यादा देंगे, साथ इनका भी हो गया। और गुरु के इच्छा भाव में ही चंद्रमा हो गया, गुरु से 11वें चंद्रमा हो गया, इसलिए यह चंद्रमा गुरु को सपोर्ट कर रहा है। और चंद्रमा से तीसरे गुरु हो गया, यानी कि लग्नेश से तीसरे देव गुरु बृहस्पति हो गए। तीसरा भाव हमारे स्कील का भी होता है, चंद्रमा लग्नेश जो भाग्य भाव में बैठ गया, धर्म भाव में बैठ गया, एक तो धार्मिक ग्रह, न्यायशील ग्रह, पारदर्शी ग्रह, और पुण्य भाव में बैठ जाए, और लग्नेश से तीसरे भाव, लग्नेश के इस लग्नेश के स्कील भाव में चला जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यदि ये छठे भाव के भी स्वामी हैं तो भाव के स्वामी अपने से चौथे हो गए, छठे भाव के लिए भी अच्छा फल है, बहुत ही अच्छा योग था। तो आशा करते हैं कि हम लोगों ने आज की कक्षा में जो सीखा, समझने का प्रयास किया, आप लोगों के कुंडली पे लगा होगा। यदि आप लोगों के कुंडली पे लगी है तो आप लोग वीडियो को कमेंट में जरूर लिखें, समूह में भी जरूर लिखने का प्रयास करें। और कल की कक्षा में भी हम लोग कर्क लग्न पर आधारित कुछ चर्चा करेंगे। फिर परसों हम लोग करेंगे। हाँ चंदन जी, बोला जाए। गुरुजी, कर्क लगन वालों को पूर्वाभास ज्यादा क्यों होता है? हाँ, कल की कक्षा में हम लोग कर लेंगे। मैं तो लेट ज्वाइन कर पाता हूँ तो इसलिए सोचा पूछ लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समूह में लिख दीजिएगा, कल निश्चित रूप से चर्चा करें। थोड़ा लंबा चलेगा वो, 1-2 मिनट के बाद, इसलिए रहने